उस समय कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस एमबी शाह साहब बैठते थे। पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है कि चीफ जस्टिस न सुनना चाहे तो जिस बेंच को एलोकेट करे वहां चला जाता है। जस्टिस एमबी साहब कोर्ट नंबर 7 में थे, तब उन्होंने नोटिस किया, कोर्ट नंबर 6 में आए, 5 में आए, 4 में आए। तो जज साहब जैसे जैसे प्रमोट होते रहते हैं, जज साहब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो उनके मैटर उनके साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। 14 नवंबर 2022 को जो उन्होंने हमारी पहली प्रेयर थी कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको उन्होंने ऑर्डर में लिखवा दिया कि ये जो कह रहे हैं अगर इनकी बात सत्य है तो ये बहुत गंभीर, ये धर्मांतरण, उन्होंने कहा ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, अगर ये सत्य है तो बिल्कुल धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ये नहीं कहा एनएसए लगाओ, उन्होंने ये कहा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसी समय गाजियाबाद में एक बच्चे को गेम के जरिए कन्वर्ट किया गया, जैन परिवार का बच्चा। आजकल धर्मांतरण पहले ट्राइबल्स का होता था, आजकल धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों के टारगेट पे माहेश्वरी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज है। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती, बेटा होता है एक, अगर एक बेटे को कन्वर्ट कर दो तो 500 करोड़ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उन्होंने टारगेट किया जैन परिवार, अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री, गाजियाबाद में 1000 गज की कोठी, 5-7 गाड़ी, नौकर, ड्राइवर, और उसको इतना रेडिकलाइज किया गेम के जरिए उसको कि वो कन्वर्ट हो गया, घर में नमाज पढ़ने लग गया। बाद में उन्होंने पुलिस से शिकायत किया, अखबारों में निकला, जैसे निकला मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, हमने कहा ये देख लीजिए, आप भी गूगल कर लीजिएगा, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी अश्विनी उपाध्याय करके, तो आपको डिटेल मिलेगा। 14 नवंबर 2022, मेरे को डेट यही याद है, शायद 2022 की 14 नवंबर की। और मैंने उनको ऑर्डर दिखाया, हमने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कमिश्नर साहब थोड़े से पहले संकोच कर रहे थे क्योंकि आज तक धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए कभी लगा ही नहीं था। बोले लगा तो दूं लेकिन माइलॉर्ड के पास जाएगा, हाईकोर्ट जाएगा। हमने कहा आप लगाओ, कोई बात नहीं, हाईकोर्ट जाने दो। उन्होंने लगा दिया और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया कंफर्म करने के लिए कि क्या कन्वर्जन के ऊपर एनएसए लग सकता है क्या। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर कंफर्म कर दिया कि धर्मांतरण पे एनएसए लग सकता है। जब वहां लगा तो एक लखनऊ में भी हुआ था, फिर वहां भी लगा। भाई रास्ता तो खुलने वाली बात थी, हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया था। उसके बाद से यूपी में जब जब धर्मांतरण होता है पहला काम उस पर एनएसए लगता है। एनएसए का मतलब 1 साल तक बेल मिलेगी नहीं। और भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास हुआ है। 1 हफ्ते पहले अगर आपने कहीं खबरों में देखा होगा, यह हो गया। इसके लिए योगी जी को बधाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई, उनके डीजीपी साहब को बधाई कि उन्होंने एनएसए लगाया। और मैं आज आपके देहरादून से कह रहा हूं, आप धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लगाओ, हाईकोर्ट कंफर्म करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वार लगाइए, आप धर्मांतरण कराने वालों पे देशद्रोह लगाइए, आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% संपत्ति जब्त करिए, आप धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करिए, अगर इस देश को बचाना है, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा। भारत में सबसे बड़ा जो खतरा कन्वर्जन क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली कन्वर्टेड हिंदू हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। अरब, दुबई, कुवैत वाला कोई आपसे दुश्मनी निकालता है क्या? कन्वर्टेड हिंदू ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। कमलेश तिवारी से लेके कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की जो हत्या हुई है वो कन्वर्टेड हिंदुओं ने ही किया है। स्वामी लक्ष्मणानंद से स्वामी श्रद्धानंद तक हजारों साधुओं की हत्या हुई है, हत्या कन्वर्टेड हिंदुओं ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कन्वर्जन बहुत बड़ा खतरा है। निपटने का एक ही तरीका है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों की उनके ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास देना शुरू करिए। 10-20 को दे दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं खौफ पैदा हो जाएगा, धर्मांतरण कराना बंद कर दो। ये अग्नि से, ब्रह्मोस से, राफेल से धर्मांतरण नहीं रुकेगा।
धर्मांतरण जो मैं कानून बता रहा हूं उससे रुकेगा। अगर उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड की सरकार को स्टेप लेना चाहिए घुसपैठ के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बधाई, आपके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और चैप्टर जोड़ने की जरूरत है। हम दो, हमारे दो, सबके दो। नए कानून की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कानूनों का मकड़जाल नहीं बनाना चाहिए। कानून जितना हो सके क्लब करना चाहिए। जैसे हमारे देश में अपराध नियंत्रण के लिए 50 कानून है। अमेरिका में अपराध नियंत्रण के लिए एक कानून है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। वो मतलब घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, काला बाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, अवैध निर्माण, सब के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। उसमें 150 चैप्टर है। 150 अपराध के लिए उन्होंने किताब उनकी एक है। हमारे देश में क्या है, 150 अपराध है लेकिन किताब हमारे पास 50 है। जैसे अगर आपकी डायरी 12 महीने की एक डायरी हो तो आपके लिए मैनेज करना, मेंटेन करना आसान होगा। 12 महीने की 12 डायरी हो जाए, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो आज की डेट में जो 50 कानूनों का मकड़ जाल है, वो बेचारा एफआईआर लिखता है कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा, 12वीं पास। अब हम उससे आशा करते हैं कि 50 कानूनों को पूरा रट के रखेगा। अगर एक ही किताब हो, एक वन नेशन वन पिनल कोड हो जाए, तो उसके लिए अच्छा है कि जब जब एफआईआर लिखेगा इंडेक्स में जाएगा। अच्छा, चोरी किया, चैप्टर नंबर 10, और मां बहन की गाली दिया, चैप्टर नंबर 15, और क्या किया, मोबाइल छीन लिया, चैप्टर नंबर 18, और क्या किया, मारने की धमकी दिया, चैप्टर नंबर 20, और क्या किया, मोबाइल हैक कर लिया, चैप्टर नंबर 30। मतलब ऐसे। तो वो बार बार जब उसको इंडेक्स को खोलेगा, कुछ दिन के बाद वो सारे चैप्टर उसको याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप शिकायत लेके जाओगे, वो धड़ाधड़ वो चैप्टर पे जाएगा, वहां से धारा खोलेगा, आपकी एफआईआर लिख देगा। एफआईआर अच्छा हो जाएगा तो जांच अच्छी हो जाएगी, जांच अच्छी हो जाएगी तो आपका ट्रायल अच्छा हो जाएगा, ट्रायल अच्छा हो जाएगा तो जल्दी सजा हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एफआईआर अच्छा। और हमारे देश में पहले सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या था? हत्या से भी बड़ा अपराध झूठ बोलना। रानी अहिल्याबाई होलकर का जो जुडिशियल सिस्टम था, उसमें सबसे बड़ा अपराध भ्रष्टाचार और झूठ बोलना। भ्रष्टाचार कर लिया वो भी एक बार क्षम्य हो सकता था, हालांकि उसमें बहुत कम घटनाएं हुई हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने के बाद एडमिट नहीं किया, झूठ बोल दिया, तो फिर कोई माफी नहीं। भारत में पहले झूठ बोलना पाप भी था, झूठ बोलना गंभीर अपराध भी था। आज की डेट में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, अपराध नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा जाता है अमेरिका में, एक आतंकवादी। जैसे ही पकड़ा जाता है तुरंत कहता है, हां जी हमने रेकी किया था। हमारे देश में कहते हमने नहीं किया। हमारे देश की, आप ध्यान से कभी गौर करिएगा, आप समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करिए। झूठ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। नतीजा क्या हो रहा है? झूठी शिकायत हो रही है, झूठा एफआईआर हो रहा है, झूठी जांच हो रही है, झूठी गवाही हो रही है, झूठा हलफनामा फाइल हो रहा है, और कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम झूठी गवाही को गंभीर अपराध कर दें, जैसे यूएस वगैरह में है, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाई को 10 साल सजा होगी, पता चला दूसरे वाले भाई को भी 10 साल हो जाएगी झूठी गवाही देने। एक अभी लेटेस्ट अभी वहां फैसला हुआ है, वहां पे अपराध भी डबल होता जाता है। जैसे चोरी की सजा 5 साल, एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया 5 साल, दोबारा शर्ट चुरा लिया तो 10 साल, तो कितना हो गया? 15 साल। और झूठ जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने बोला शर्ट नहीं चुराया, और झूठ बोलने का 10 साल, तो टोटल कितना हो गया? 25 साल। तो 2 शर्ट चुराने पे सजा कितनी हुई? 25 साल। मैं कन्हैयालाल की सर जो हत्या हुई है उदयपुर में, राजस्थान में, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था। वहां पे मर्डर की अलग अलग धाराएं हैं। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। तो जो कन्हैयालाल की हत्या है, ये जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। जैसे कश्मीर में जो हुआ वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। 1984 में जो
वहां दिल्ली में हुआ, वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। तो जेनोसाइड की कैटेगरी में यह है कि अगर टाइटलर साहब ने जो काम दिल्ली में किया 1984 में, अगर ये वहां करते अमेरिका में, तो सबसे पहले उनसे जितने लोग उनके कहने पे मारे गए थे, उन सबको उनसे 10 लाख डॉलर डॉलर लेके उनको दिया जाता। 10 लाख डॉलर का मतलब 8 करोड़ रुपए। यानी कन्हैयालाल की हत्या 2 लोगों ने किया तो दोनों से पहले 8-8 करोड़ रुपए वसूलती वहां अमेरिका की सरकार, चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, चाहे दुकान बेचना पड़ता, और उसको दिलवा देती कन्हैयालाल को। फिर सिस्टम कैसे वहां का चलता, वीडियो था, वीडियो चेक कर लेते वीडियो सही है कि गलत है, और उन दोनों हत्यारों का नार्को टेस्ट करते, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करते। वीडियो में जो बात है वो सत्य है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में जो बात है सत्य है, दोनों अगर कंफर्म हो गया, अब कोई गवाहों की गवाही जरूरत ही नहीं, और सीधे नो बेल नो पैरोल, अंतिम सांस तक जेल। और वहां के फेडरल पिनल कोड के हिसाब से कन्हैयालाल के हत्यारों को लगभग 900 साल सजा होती है। आदमी जिंदा नहीं रहता, लेकिन वहां सजा ऐसे होती है 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल, 6000 साल, ऐसे सजा होती है, जिससे पता चले उसने क्राइम कितना किया। क्योंकि सिंपल आजीवन कारावास में पता कैसे चलेगा उसने कितना बड़ा क्राइम किया, तो इसलिए उनकी सजा। दूसरा एक वहां पे और भी डिफरेंस है जो भारत में डिफरेंस है। यहां अंग्रेजों ने सिस्टम शुरू किया कंसेक्टिव सेंटेंस, कॉन्करेंट सेंटेंस, वो अपनी सुविधा के हिसाब से किया कि जज साहब की मर्जी, जिसको चाहे कॉन्करेंट सजा दे दें, जिसको मन चाहे कॉन्सेक्टिव दे दें। कॉन्करेंट का मतलब यह हुआ, मान लो 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा हुई तो टोटल 5 साल की सजा हुई। अमेरिका में 5 धाराओं में 5-5 साल सजा हुई तो टोटल 25 साल की सजा हुई। वहां कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जज को यह पावर ही नहीं दिया है कि वो कॉन्सेक्टिव कॉन्करेंट में कुछ डिसाइड करे कि कॉन्सेक्टिव देना कॉन्करेंट देना, उसको कॉन्सेक्टिव ही देना बाय डिफॉल्ट। कॉन्करेंट देने के लिए स्पेशली बहुत सारा उसमें लॉजिक देना पड़ेगा। हमारे यहां बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट दिया जाता है, कॉन्सेक्टिव दिया नहीं जाता, इसलिए भय बिन होए न प्रीति।